आज मौली की बरसी है। उसे गए 1 साल बीत चुके हैं। समय कितना जल्दी अपनी यात्रा पूरा करता है, यह उसकी जेठानी आभा को पता चल रहा है। बरसी की तैयारी जोर शोर से चल रहा है। परिवार के बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। मौली के पापा बहुत पहले गुजर गए थे। सिर्फ माँ है, वह भी आई हुई है। उनका रोदन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर वह माँ है, बेटी का जाना बहुत बड़ी तकलीफ की बात होती है। रूपसी आभा को भी तो बहुत घमंड था अपने रूप पर। पूरे दान दहेज के साथ रूप गर्वता आभा जब शादी के बाद आई थी तो पूरे परिवार पर अपनी धाक जमाने लगी थी। सास को भी बहुत घमंड था। किसी की बहू उसके जैसा आभा भी समझ गई थी कि अब यहाँ अच्छी तरह सब पर राज कर सकती है। थोड़ी दिन के बाद ही वह सब कुछ अपने मन के मुताबिक करने लगी थी। रसोई से लेकर घर की हर व्यवस्था तक सास की दुलारी अब दुलार का नाजायज फ़ायदा उठाने लगी थी। ससुर भी सीधे साधे थे। थोड़ी दिन के बाद वह भी गुजर गए थे। जब मन होता रसोई में बनाती और अपने कमरे में टीवी देखकर खाना खाकर सो जाती। घर का सारा काम अब सास पर होता। वह भी थक कर चूर हो जाती। बेटा दिनेश भी पूरा पत्नी के बस में हो गया था। सास मालती को लगा छोटे अशोक की शादी कर देती हूँ तो शायद मेरे दुख दूर हो जाएंगे। फिर अच्छी तरह देखभाल कर मौली से अशोक की शादी हो गई। मौली ठीक धागों की तरह परिवार को एक सूत्र में पिरो सकने वाली कन्या थी। सीधी सादी, शांत, समझदार, गेहुआ रंग, तीखे नाक, नक्शे वाली, आकर्षक, घर के काम भी होशियार। मालती देवी जब भी मौली के गुणगान करती, आभा चिढ़ जाती। अपने गोरे रंग का बहुत गुमान था उसे। अब वह मौली की बुराई खोज कर नीचे गिराने का प्रयास करती रहती। मौली चुप रहती। माँ बाबा ने बहुत अच्छे संस्कार जो दिए थे। आभा को अब याद आ रहा था कितनी अच्छी थी वह। मैंने ही उसे कभी अपनापन नहीं दिया। उस दिन जब वह एक सूट खरीद कर अपने लिए लाई थी और आभा को दिखाया था, कैसे आभा ने मुंह बनाकर कहा था, तुम पर सूट कभी अच्छा नहीं लगता है, कोई कपड़ा जचता ही नहीं तुम पर। कैसे देवर जी ने तुमको पसंद कर लिया। आकर्षण नाम की कोई बात ही नहीं है तुम में। मौली चुपचाप अकेले में रो लेती। पति थे तो सहारा थे। कभी दुख सुख सुनाने की कोशिश करती तो वह भी मना कर देते, अब रहने दो भी, घर की बातें मुझसे सुनाना अच्छा नहीं लगता है। कभी अपना अम्मा से कहती, वो भी समझा देती, बेटा परिवार में तो यह सब लगा ही रहता है, इन बातों को नज़रअंदाज कर लेना। परिवार में ऊंच नीच चलता ही रहता है। सास भी बड़ी बहू के आगे दब गई। एक दिन ससुर जी सोए तो फिर उठे ही नहीं। 6 महीने के बाद पति भी एक एक्सीडेंट में चल बसे। मौली ने रो धोकर अपने आंसू पोंछ लिए। एक बेटा है, अब उसी के लिए जीना है, यही सोचकर नौकरी ज्वाइन कर ली थी। बेटे को खूब अच्छा से शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत हो गई। फिर समय भागता रहा। बेटा भी इंजीनियर बन गया था। समय पर उसकी भी शादी करवा दी। घर में सास, जेठ, जेठानी और वह खुद रह गई। बेटा भी नौकरी पर चला गया। बहुत खूबसूरत और प्यारी मिली थी मौली, बहुत खुश हो गई थी। वह भी शादी ब्याह का लेन देन और हिसाब किताब निपटाकर बेटे के पास चली जाएगी। समय पलटता गया। आभा के चेहरे पर सफ़ेद दाग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जिन सुंदरता का घमंड था वह चूर चूर हो रहा था। बहुत जगह इलाज कराया पर वह बढ़ता ही गया। आभा को भी लगता था कि कभी मैंने मौली को अपना नहीं समझा। हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, हमेशा अपने सुंदरता के घमंड में चूर रही। आभा का बेटा भी माँ से दूर रहने लगा। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करती, हे ईश्वर मुझे माफ़ कर देना, मैंने छोटी बहन जैसी मौली का बहुत अनादर किया। लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका बदल जाता है। मौली के लिए बेटा बहू ने टिकट भेज दिया। अम्मा 10 तारीख की टिकट है, आ जाना। जाने की तैयारी होने लगी और फिर खुशी के अतिरेक मौली सह नहीं पाई। रात को जो सोई तो फिर उठी ही नहीं। आभा का रो रो कर बुरा हाल था। ईश्वर ने माफ़ी के लायक भी नहीं छोड़ा। मैं ही सबसे बड़ी पापी हूँ। मौली की आरती सज गई। अम्मा बेहोश हो गई थी। होश आया तो दिमाग सही नहीं रहा। बेटी को देखकर गाने लगी, खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। और मौली चल गई। आभा का घमंड टूटा। पता नहीं उमा वर्मा